कक्षा 6-7 ईयर्थ के लिए हिंदी व्याकरण भाग 10 के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं बच्चों। आइए भाग 10 में देखने का प्रयास करते हैं विराम चिन्हों का। विराम चिन्ह, चिन्ह मत बोलना, चिन्ह, चिन्ह अर्ध है। विराम चिन्ह के माध्यम से देखिए, हम जब कोई लेखन कार्य करते हैं बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, क्योंकि विराम चिन्हों का प्रयोग जो है साहित्य क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो आइए हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों को पहले देखते हैं। पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। ये जहाँ हम किसी वाक्य को समाप्त करते हैं, साधारण वाक्यों को, जो असर्टिव सेंटेंस का होता है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, यानी सकारात्मक वाक्य हो चाहे नकारात्मक वाक्य हो, ऐसे वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसमें एक खड़ी पाई वाक्य के अंत में दी जाती है। अगर मान लीजिए आपका दोहा या चौपाई छंद हो जिसमें दूसरा चरण होगा, उसमें हम डबल पाई यानी 2 खड़ी पाई लगाते हैं, जो विराम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रतीक होता है। जैसे आप देख रहे हैं तुलसी रचित रामचरितमानस में आप देखते हैं चौपाई छंद में वहाँ 2 खड़ी पाई दी रहती है अंतिम में। तो ये क्या आता है, दूसरे चरण में लगती है, तो इसे पूर्ण विराम हम कहते हैं। पूर्ण विराम मतलब पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर पूरा विश्राम माना जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव वाक्य, इसमें लिखा मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल हम लिखते हैं, तो वहाँ पर हम इंग्लिश के पूर्ण विराम चिन्हों का प्रतीक रखते हैं, जबकि हिंदी में खड़ी पाई होती है। दूसरा है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का तात्पर्य होता है विराम तो हम करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं करते हैं, वाक्य हमारा अधूरा रहता है, आगे हमको बढ़ना पड़ता है, इसलिए हम किसी वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता जब तक हम उसको वाक्य पूरा नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं अर्धविराम को। मैंने उदाहरण दिया यहाँ पर, और चिन्ह भी देख लीजिए आप। एक नीचे जो है आपने तिर्यक निशान लगाया, ऊपर एक बिंदी रहती है, यानी दोनों लगाएंगे तभी अर्धविराम माना जाएगा। जैसे आप 9 को उल्टा कर दीजिए, 9 लिखते हैं हम लोग, 9 को उल्टा कर देंगे, उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे तो अर्धविराम का प्रतीक है, चिन्ह है। जैसे मैंने लिखा है गांधी जी नहीं रहे, यहाँ हमको रुकना पड़ा। गांधी जी नहीं रहे अर्थात गांधी जी दुनिया से अलविदा हो गए, मर गए, इस दुनिया से कूच कर गए। मैंने लिखा गांधी जी नहीं रहे, वह तो अमर हो गए, अर्थात गांधी जी न रह करके भी दुनिया में आज विद्यमान हैं, तो अमर हो गए। मैंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है, और गांधी जी नहीं रहे पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया है। तो साहित्य के क्षेत्र में ऐसे शब्द अगर आपको आते हैं, अगर आप अर्धविराम का प्रयोग नहीं करते हैं, निश्चित रूप से हम लेखन कार्य में त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, दोष होता है। इसलिए बच्चों विराम चिन्हों का प्रयोग आपको जानना अति आवश्यक है। आइए तीसरा देखते हैं अल्प विराम, यानी अर्धविराम के बाद अल्प विराम, जिसमें हम कोई चीज़ एक ही संबंधित व्यक्ति से कई चीज़, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू हैव मेनी डिमांड्स लाइक बाई वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड अदर थिंग्स। अगर कुछ ख़रीदना है आपको तो घर में आप एक लिस्ट बना के दी जाती है, या आप किसी को लिस्ट बना के दे रहे हैं। जैसे आपका छोटा भाई है तो उसका नाम मान लीजिए राजेश है, राजेश बाज़ार से मूली कामा लगाएंगे, आलू, फिर कामा आप कौन सा अलविराम वाला चिन्ह लगाएंगे, मूली, आलू, गाजर, टमाटर, अदरक, तब अंतिम में आप कर सकते हैं कि और मिर्चा ले लेना। तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दूसरा दिया है, वह अपनी भूमि कामा यानी अल्पविराम का चिन्ह, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब खो दिया। अंतिम में मैंने पूर्ण विराम लगाया है, आप भी पूर्ण विराम वाक्य के अंतिम लगाएंगे। लेकिन किसी संबंधित व्यक्ति से कई चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं तो उसमें अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी कोई प्रश्नोत्तर लिखते हैं, कई चीज़ें एक से व्यक्ति से जुड़ी हुई आती हैं, तो उस पर अल्पविराम का प्रयोग करते जाएंगे। प्रश्नसूचक शब्द अगला आता है, प्रश्नसूचक चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव मार्क्स जिसे कहते हैं। देखिए, जब कोई प्रश्न कोई किसी से पूछता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो,
तो इंड में लास्ट में क्या करते हैं हम, इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू लुकिंग, whom do you want, what is your favorite game। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम किसे खोज रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आज ऐसे शब्द आए जहाँ प्रश्न का बोध हो तो प्रश्न सूचक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। अगला है विस्मय सूचक। अभी मैंने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दभेद में विस्मयादि बोधक अव्यय, वही विस्मय सूचक है। एक खड़ी पाई छोटी सी लगा के नीचे बिंदी लगाएंगे विस्मय सूचक शब्द के लिए। जैसे आपने कहा वाह तुमने तो खूब छक्का मारा, यानी क्रिकेट के मैदान में इफ़ एनी प्लेयर इज़ प्लेइंग और बैटिंग एट दैट टाइम ही हिट द बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री एट दैट टाइम यू से इन इंग्लिश मार्वलस, वेल डन, व्हाट ए गुड शॉट। इस तरह से आप बोलते हैं ना, कितना बढ़िया शॉट लगाया। तो वाह आपने किया तो वाह के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरजेक्शन मार्क लगाना पड़ेगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगला मैंने उदाहरण दिया मोहन। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं तो मोहन इधर आओ, बेटा आओ इधर बैठ जाओ, मम्मी आइए यहाँ बैठिए। इस तरह से आप कुछ कह रहे हैं तो आपको नाम के साथ क्या करना पड़ेगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। आइए निर्देशक डैश को देखते हैं। देखिए यहाँ शब्द आया है कमला ने कहा, फिर आगे आपका निर्देशक चिन्ह लगा है मैं कल जाऊंगी। कमला ने कहा मैं कल जाऊंगी। जैसे किसी टीचर का किसी बच्चे का डायलॉग चल रहा है तो टीचर इंग्लिश में लिखेंगे, फिर आप डैश का निशान लगाएंगे। टीचर की बात को आगे स्टेटमेंट जो होगा, कथन होगा, आप लिखेंगे। फिर स्टूडेंट, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट। या किसी राजा और मंत्री में बात हो रही तो किंग मिनिस्टर, जो भी बातें होंगी ऐसा आता है, आपको लेसन मिलता है इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो वहाँ निर्देशक यानी डैश का मार्क आप ज़रूर लगाएंगे। अगला है योजक या विभाजक चिन्ह। ये देखिए प्रायः अपोजिट वर्ड्स होते हैं या समानार्थी होते हैं। जब दो शब्द की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आते से, कभी कभी लास्ट मैंने दिया है अभी अभी, कभी कभी, या सुख दुख, दिन रात, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ऐसा कुछ अपोजिशन है, अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं या समान शब्दों को लिख रहे हैं, बार बार वही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे में आपको योजक या विभाजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसमें देखिए इसका मार्क, इसका निशान क्या होता है, 69 का मार्क होता है। यानी पहले जो आप दो चिन्ह लगाएंगे वो 6 का लगाएंगे और लास्ट वाला क्या 9 का लगाएंगे। मैं 9 इसलिए बता रहा हूँ कि लगाने का जो मॉडल है, जो प्रारूप है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पूरा 9 आप मत लिखना भैया, आप बुक देख लीजिए, बुक में किस तरह से है। ये तो एक आइडिया मैं बता रहा हूँ कि आपको 69 का प्रयोग करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने दिया स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, इसमें देखिए ये कोटेशन जो दिया गया, कोटेशन पर क्या लगा है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह लगा है। इस तरह से जब आप नरेशन में जाते हैं, देखा होगा आप लोग नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में भी ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है। जब डायरेक्ट नरेशन हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट उसको तोड़ करके फिर कंजक्शन वर्ड लगा करके एक वाक्य बनाते हैं। तो ये अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहाँ लगते हैं, जैसे आप संदर्भ प्रसंग लिख रहे हैं तो पाठ का नाम लिखना है तो उसमें लगा देते हैं, रचयिता या लेखक का नाम लिखना है उसमें भी लगा सकते हैं। तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग कोटेशन में प्रायः होता है या नरेशन में होता है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में दो बिंदी, एक पड़ी पाई होती है, खड़ी पाई नहीं पड़ी पाई होती है, इसे पड़ी पाई कहते हैं। पाही मत बोलना बेटा, पाई, पाई यानी मात्रा। विवरण चिन्ह है ये। जैसे व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा है, जातिवाचक कोई संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है, मैंने संज्ञा पढ़ाया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने या जातिवाचक संज्ञा के सामने या भाववाचक संज्ञा के सामने ऐसे विवरण चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला है आपका कोष्टक, 10वां ये चिन्ह है 10वां कोष्टक का। कोष्टक देखिए 2-3 प्रकार के दिए गए हैं। जैसे आप कोई प्रश्न लिए,
उसमें क ख ग घ ङ या ABCDEF करके दे रहे हैं या 1 2 3 4 करके दे रहे हैं, किसी एक प्रश्न में आप भाग अलग करते हैं तो ऐसे कोष्टक चिन्हों में आप उसको लिखने का प्रयास करें, अन्यथा आपका ये लेखन कार्य त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण माना जाएगा। अगला है 11वां हंस पद या त्रुटिपूरक। जैसे कोई गलती हो गई या कोई शब्द आपका छूट गया, आप बीच में लिखना चाहते हैं तो हंस पद का चिन्ह का इस्तेमाल करके उसको ऊपर लिख सकते हैं। हंस पद चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, मैंने तीनों का यहाँ पर जिक्र किया है। ये आपका कक्षा 6, 7 और 8th लेवल का है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिया, आपके ज्ञान के लिए उतना चीज़ों को मैंने यहाँ लिया है जो आपको समझाया जा सके। आगे आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अगला है अंतिम संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। जैसे कोई चीज़ संक्षिप्त हमको बतानी है, जैसे BA, तो यहाँ BA पूरा शब्द नहीं है, ये शॉर्ट है, संक्षेप है। BA का मतलब क्या होता है? B फॉर बैचलर, A मीन्स आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट। MA यम मत बोलना, M है, इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए, F को यफ यम यन ऐसा नहीं बोलेंगे, MFNS ऐसा बोलेंगे। तो BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट, MA मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट। फिर मैंने तीसरा उदाहरण दिया है क्री, फिर प्री, फिर ऊ। इसका क्या मतलब हो गया? कृपया पृष्ठ उलटिए, लिखा रहता है बुक पर कृपी ऊ, इसका अर्थ है कृपया पृष्ठ उलटिए, मतलब पन्ना बदलिए। या डॉक्टर के लिए हम लिखते हैं तो डॉक्टर में ही लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पंडित लिखना है, पंडित के लिए भी लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपके 12 क्रमशः आपने देखा 12 चिन्हों का प्रयोग। ये चिन्हों का प्रयोग लेखन कार्य के लिए बहुत ही उचित है। अगर आप कुछ लिखते हैं तो त्रुटिपूर्ण न हो, इसलिए पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, निर्देशक, योजक या विभाजक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंस पद या त्रुटिपूरक, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि अभी आप तक लेखन कार्य में इन चीज़ों का प्रयोग शायद न करते रहे हों या कम करते रहे होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम करते हैं, लेकिन शेष का शायद आपको जानकारी नहीं है अथवा आप नहीं करते हैं। आप ही नहीं, बड़े लोग, टीचर्स भी इस मामले में गलती करते हैं। मैंने ऐसा अध्ययन किया है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है 25-30 वर्ष का, वो बताता है कि ये गलती बड़े लोगों में भी पाई जाती है। आगे मैं 11 पार्ट को इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, यद्यपि अलग वीडियो में बनाता, लेकिन समय इसलिए इसमें पोस्ट कर दे रहा हूँ इसी में। हिंदी व्याकरण भाग 11 में कक्षा 6, 7 और 8 के लिए मैं यहाँ 7, 8, 9 लिख दिया हूँ भूल से, इसको आप समझ लीजिएगा क्लास 6, 7 और 8 के लिए। यद्यपि यह ग्रामर विषय है, किसी भी कक्षा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कोई विद्यालय का छात्र है, ये कोई पढ़ सकता है। आइए वर्तनी सुधार की मैं बात करता हूँ। वर्तनी यानी स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट। देखिए बच्चों, हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, खास करके छोटी ई जिसे ह्रस्व और बड़ी ई दीर्घ, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ह्रस्व और दीर्घ, जैसे कुछ शब्द आप लिख कुछ, तो उसमें बड़ा ऊ लगाएंगे तो कूच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब बार बार बोलेंगे, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बहुत सारी गलतियाँ बच्चे करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। तो आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिए ह्रस्व है कि दीर्घ है, इस तरह से छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ में जो आपकी गलती होती है वो समाप्त हो जाएगी। अगली जो गलती हम करते हैं र रेफ को लेकर के करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने उदाहरण दिया है आशीर्वाद, आशीर्वाद, इसके लिए एक नियम है, जिस वर्ण के बाद, जिस लेटर के बाद, जिस अक्षर के बाद हमारी जीभ उड़ती है, उसके बाद वाले ही वर्ण पर र रेफ लगता है। जैसे आशीर, आशीर, तो सी के बाद हमारी जीभ उड़ रही तो वह पे जाके लगेगा। कुछ लोग सप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आरसी हो जाएगा। फिर बहुत सारी ट्रक्स पर, बसेस पर लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद जगह आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा रहता है। ये गलती बहुत होती है बच्चों, इसलिए मैंने इसको भी आपके ग्रामर पोर्शन में
डालने का प्रयास किया कि वर्तनी दोष जो बच्चों में वो समाप्त किया जा सके। इसलिए मैंने छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ को बताया, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण छोटी ई का दे रहा हूँ आपको। एक दिन एक किसान खेत में काम कर रहा था। इसका मतलब हो गया वन डे ए फार्मर वाज डूइंग वर्क इन द फील्ड। अब एक दिन को अगर हम छोटी ई लगा के बड़ी लगा दें, ह्रस्व की जगह दीर्घ लगा दें, तो क्या हो जाएगा? एक दीन किसान। तो दिन क्या हो जाएगा? दीन किसान। ये दीन माने होता गरीब। एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था, तो हो जाएगा वन डे ए पुअर फार्मर वाज वर्किंग इन द फील्ड। गलत हुआ कि नहीं होगा? दिन और दीन में देखिए फ़र्क हुआ कि नहीं होगा? इस तरह से छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा बहुत सारी गलती होती, इसको आप पढ़ लेंगे। अगर 2 बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हम ह्रस्व लगाएं कि दीर्घ लगाएं, यानी छोटी लगाएं कि बड़ी लगाएं, छोटा ऊ लगाएं कि बड़ा ऊ लगाएं। तो र रेफ संदर्भ फिर हम लौट के आते हैं। देखिए, मैंने बताया जिस वर्ण के बाद हमारी जीभ उड़ती है उसमें र रेफ लगता है। इसको कुछ लोग कहते हैं उड़ंतु र। तो उड़ंतु र नहीं बच्चा, बच्चों ध्यान दीजिए, ये उड़ंतु र नहीं है। ये हिंदी साहित्य में इसको नाम मिला है र रेफ, आशीर्वाद। देखिए, पुनर्जन्म मैंने दिया दूसरा एग्जाम्पल, पुनर्जन्म। अगर मैं न पे लगा दूं हो जाएगा पूर्ण, क्योंकि पू के बाद जीभ उड़ेगी हमारी तब। तो अगर मैं किसी को कह दूं लिखो पुनर्जन्म, तो लिख देंगे पूर्ण जन्म, तो न पे लगा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। जिस लेटर के बाद, जिस अक्षर के बाद आपकी जीभ उड़ती है उसके बाद वाले पर ही जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, अगर तप लगा जाएगा अंत, तब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। आप क्लियर हो गए होंगे शायद। एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जिस लेटर के बाद, जिस अक्षर के बाद आपकी जीभ उड़े उसके बाद वाले पर ही आप र रेफ लगाएंगे। अगला है सेकंड पॉइंट, र अपदेन। र अपदेन मैंने इसको इसलिए मैंने दिया है कि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो र पदेन कहा जाता है। पद माने होता है जैसे हिस्सा जाहिर करना। इसमें जो जिस वर्ण में ये र अपदेन लगता है वो दोनों में बराबर का हिस्सा होता है। जैसे क्र, तो क और र एक में उच्चारित हो रहा, क्रमशः, क्र क्र। अगर इसको र अलग कर देंगे तो करमशः हो जाएगा, करमशः। तो क्रमशः, द्रव, वज्र, इस तरह से बहुत सारे शब्द आप समझ सकते हैं, ये र अपदेन के अंतर्गत आते हैं। इसको लगाने के लिए आप ध्यान देंगे, उसका नाम र अपदेन बोलेंगे, र पदेन बोलेंगे, न कि इसको खुसंतु र बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं खुसंतु र है ये, ऐसा नहीं बेटा। साहित्यिक भाषा आप लोग सीखिए, साहित्यिक भाषा में इसको समझिए, साहित्यिक भाषा में लिखिए और पढ़िए, जानिए, समझाइए, समझिए। अगला र ई पदेन, इसमें ई का उच्चारण होता है। जैसे मैंने दिया पृथ्वी, प्री, अगर इसको अलग कर देंगे तो पर ई, प धन र धन ई, तब प्री बनेगा। आधा थ है, फिर वह में दीर्घ ई की मात्रा है, पृथ्वी, धृतराष्ट्र, जयद्रथ। अगला है अर्धाक्षर। इसमें भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। एनसीईआरटी मानक शब्दों को मैंने लिया है। जैसे द्विवेदी मैंने यहाँ लिया पहला। ये बहुत सारे बच्चों में, बड़े लोगों में, यहाँ तक कि टीचर्स में भी गलती देखने को मिलती है। देखिए, हम क्या करते हैं, द में व को नीचे लिख करके फिर मात्रा लगाते हैं, जबकि अर्ध द है। द्वि, तो द अर्ध है, जबकि हम लिखते हैं द में व लगा देते हैं, तो वह बेचारा आधा हो जाता है। यानी जिसको पूर्ण होना चाहिए वो आधा हो जाता है, और जिसको आधा होना चाहिए वो पूर्ण हो जाता है। द्विवेदी कैसे होगा? अर्ध द, व में छोटी की मात्रा, व में ए, द में बड़ी की मात्रा, यानी दीर्घ मात्रा। द्विवेदी। विद्यालय, विद्यालय में क्या करते हैं, गलती करते हैं, विद्वान, द में व को लटका देते हैं, द्विवचन। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज से आप लोग ये ध्यान देंगे, जो पूर्ण है वो पूर्ण रहेगा, जो अर्ध है अर्ध रहेगा। मैंने 2 एग्जाम्पल और दिया है जो अर्ध नहीं है, इसको बताने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे आपको लिखना है पूज्य पिताजी, तो पूज्य लिखेंगे तो पूज्यनीय नहीं लिखेंगे। अगर पूजनीय लिखना है तो पूरा जा लिखेंगे। ज़रा समझिए हमारी बात को, हमारे भाव को समझिए। अगर आप किसी बड़े के लिए पूज्य लिख रहे हैं तो पूज्य लिखिए। जैसे पूज्य चाचा जी, पूज्य मामा जी, या पूज्य पिताजी।
अगर आप लिख रहे हैं पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी या पूजनीय चाचा जी, तो पूज्य न मत लिखना, आधा ज तब नहीं रहेगा, पूरा ज रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आइए आपको ले चलते हैं जो विशेष गलती होती है। स्पर्श व्यंजन अर्ध अक्षर प्रयोग नियम मैंने यहाँ दिया है। देखिए, क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में क्रमशः जो 4 वर्ण होते हैं शुरू के, यदि इसमें ख को लेकर के उच्चारण हो रहा है, यानी जैसे मैंने यहाँ मक्खन, तो कुछ बच्चे लिख देंगे अर्ध ख और पूरा ख, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नियम है। क्या नियम है? अगर आपका सेकंड लेटर और फोर्थ लेटर यानी ख और घ, कवर का ख और घ आ रहा है अंतिम पढ़ने पर, तो क्रमशः दूसरे के लिए प्रथम और चौथे के लिए तृतीय जो होता है अर्ध बन जाता है। इसलिए मैंने दोनों का उदाहरण दिया है। मक्क, देखिए मक्क, मक्खन, इसलिए का अर्ध होगा। मैंने दूसरा लिया बग्घी, तो बग्घी घ उच्चरित हो रहा है, इसलिए तीसरा अर्ध हो जाएगा। च वर्ग में देखिए मैंने दिया मच्छर, मच्छर, तो इसको आप अलग करेंगे तो मच्छर तब आएगा, यानी अर्ध च हो जाएगा, फिर छ आपका पूर्ण हो जाएगा। मैंने ज और झ के लिए लिया बुज्झू, तो इसमें ज अर्ध हो जाएगा, झ पूर्ण हो जाएगा। मैंने ट वर्ग में लिखा गट्ठर। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल दूँ आप लोगों गट्ठर लिखिए, तो क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे, ठ को अर्ध लिख देंगे और ठ को पूर्ण लिख देंगे। जब द्वितीय वर्ण आपका या चतुर्थ वर्ण रहेगा तो क्रमशः प्रथम और तृतीय अर्ध हो जाता है। इस बात को खूब गौर से ध्यान से दीजिए आप लोग। गट्ठर, तो इसमें ट अर्ध होगा, ठीक, ट अर्ध होगा। गट्ठर, बुढ़ा मैंने लिया है, बुढ़ा में अगर दोनों ढ आप अर्ध और पूर्ण कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ वर्ण आपका अंतिम में आ रहा है, चतुर्थ के लिए तृतीय अर्ध हो जाएगा। इस प्रकार से त वर्ग में चलते हैं। मैंने लिया कत्था शब्द, तो थ दूसरा वर्ण है, इसलिए त जो है अर्ध हो जाएगा। मैंने फिर लिया बुद्धू, ये चौथा वर्ण ध आ रहा है, इसलिए द अर्ध हो जाएगा। प वर्ग में देखते हैं, मैंने लिखा गफ्फार, देखिए मैंने 2 यहाँ दिया है गफ्फार। चाहे आप पूरा प लिख करके हलंत मार दीजिए, चाहे आधा प लिख करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि हलंत मारने पर कोई चीज़ क्या हो जाती है, अर्ध हो जाती है। ये NCERT का अब मानक प्रयोग नियम आ गया है, इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करें। अगर क वर्ग से प वर्ग के बीच में समान वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ आते हैं तो क्रमशः प्रथम और तृतीय को अर्ध कर देना है। अगर दूसरे वर्ग का कोई जा रहा है, क में च वर्ग मिल रहा है या ट वर्ग मिल रहा है या दूसरा कोई वर्ग मिल रहा है, तो वहाँ तो क्लियर हो जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। लेकिन अगर सेम ही वर्ग में इस तरह के आपको शब्द लिखने होते हैं तो द्वितीय के लिए प्रथम अर्ध, चतुर्थ के लिए तृतीय अर्ध कर देना। अगर समान है तब कोई बात नहीं। जैसे मक्का, प्रथम शब्द दोनों का है मक्का, तो 2 अर्ध का हो जाएगा, पूरा का हो जाएगा, क्योंकि एक ही है पहले में। तो पहले और तीसरा अगर सेम है तो उसमें पूरा अर्ध और पूरा वर्ण लिखा जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए पहला, चौथे के लिए तीसरा। शायद आप समझ गए होंगे। अब यहाँ मैंने लिख भी दिया है इस चीज़ को, आपको वीडियो में आप बार बार देख करके समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है, यदि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मत बोलना, मैंने एक दिन और बताया था, जैसे श्लोक, स्कूल, श्मशान, नहीं तो आप शमशान, आप क्या करते हैं स्पर्श, स्कूल, श्लोक, ये गलत है। क्या पढ़ना है, श्लोक, स्पर्श, शमशान, स्कूल, ऐसा पढ़ना है। यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम व तृतीय वर्ण समान रूप से उच्चरित किया जाता है तब प्रथम व तृतीय वर्ण अर्ध व पूर्ण दोनों रहता है। और दूसरा मैंने दिया है, अगर द्वितीय व चतुर्थ के लिए क्रमशः प्रथम व तृतीय अर्ध अक्षर व द्वितीय व चतुर्थ क्रमशः पूर्ण अक्षर लिखा जाता है। उपरोक्त उदाहरण देखिए। तो मैंने उपरोक्त उदाहरण आपको लिख करके समझा दिया है। इस तरह से कुल 10 वीडियो आपके पोस्ट हो चुके हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए व्याकरण विषय से। इसके बाद आप तैयारी करते रहिए। फिर वीडियो पोस्ट आपका सितंबर अक्टूबर में शेष ग्रामर सितंबर में दिया जाएगा। अगर विद्यालय खुलता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर विद्यालय आपका ओपन कोरोना काल के कारण नहीं होता है
तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी ग्रामर पोर्शन है आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।